राधे कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशनल अड्डा में। दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए बिहार एसएससी इंटर लेवल का एक प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं, जिसमें हम लोग बिहार एसएससी के प्रैक्टिस सेट नंबर 6 तक कवर कर चुके हैं। आज हम प्रैक्टिस सेट नंबर 7 को देखेंगे। तो अगर आप भी अपनी बिहार एसएससी की तैयारी को अच्छी करना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़े रहें, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी सारी महत्वपूर्ण वीडियोज़ आप तक सबसे पहले पहुँचती रहे। तो चलिए दोस्तों, आपका टाइम ज़्यादा ना लेते हुए स्टार्ट करते हैं आज के सेट को। आज का पहला प्रश्न है, आईसीसी T20 महिला विश्व कप 2023 डैश में आयोजित हुआ, यानी कहाँ आयोजित हुआ तथा इस प्रतियोगिता का विजेता कौन सा देश रहा था। तो आईसीसी T20 महिला विश्व कप 2023 का आयोजन दक्षिण अफ्रीका में हुआ और इस प्रतियोगिता का विजेता ऑस्ट्रेलिया रहा था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न है, 26 नवंबर 1949 को अपनाए गए संविधान में कितने अनुच्छेद तथा अनुसूची थी। तो 26 नवंबर 1949 को अपनाए गए संविधान में टोटल 395 अनुच्छेद तथा 8 अनुसूचियाँ थी, लेकिन वर्तमान में लगभग 470 अनुच्छेद तथा 12 अनुसूचियाँ हो गई है। मूल अनुच्छेद 395 ही है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 395 अनुच्छेद तथा 8 अनुसूचियाँ। अगला प्रश्न है, 5वीं पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य था। तो 5वीं पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य था गरीबी हटाओ। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के संबंध में भारतीय संविधान में किस वर्ष लागू किया गया है। तो पंचायत एवं नगर पालिकाओं के संबंध में भारतीय संविधान में 1993 में वर्ष में लागू किया गया। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाती है। तो नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से सरोजनी नायडू को जाना जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विशप किस खेल से संबंधित है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शतरंज से संबंधित है विशप। अगला प्रश्न है, भारत की अर्थव्यवस्था को सबसे अच्छे ढंग से किन शब्दों में व्यक्त किया जा सकता है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था को सबसे अच्छे ढंग से मिश्रित अर्थव्यवस्था में व्यक्त किया जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है। मिश्रित अर्थव्यवस्था ऐसी अर्थव्यवस्था को कहते हैं जिसमें सार्वजनिक एवं निजी दोनों ही क्षेत्र का सह अस्तित्व होता है, यानी दोनों क्षेत्र मिलकर कार्य करता है। तो ऐसे क्षेत्र को मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं, और भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है। अगला प्रश्न है, मिस्र में गर्म व शुष्क हवाओं को क्या कहा जाता है। तो मिस्र में गर्म तथा शुष्क हवा को खमसीन कहा जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, खमसीन। अगला प्रश्न है, भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। तो भारतीय रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो हमारे प्रथम उपराष्ट्रपति भी रहे थे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में मुद्रास्फीति को मापा जाता है। तो भारत में मुद्रास्फीति को थोक मूल्य सूचकांक के द्वारा मापा जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, थोक मूल्य सूचकांक के द्वारा। अगला प्रश्न है, मापतौल की व्यवस्था किसके शासनकाल में लागू हुआ था। तो मापतौल की व्यवस्था सबसे पहले अलादीन खिलजी के शासनकाल में हुआ था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आपको बता दें, मध्यकालीन भारत में एकमात्र सुल्तान थे अलादीन खिलजी, जिन्होंने बाजार नियंत्रण प्रणाली लागू की थी। अगला प्रश्न है, हाल ही में 10 अगस्त 2023 को रूसी अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा इंटर कॉस्मोस कार्यक्रम के तहत कौन सा मिशन चंद्रमा के लिए लॉन्च किया गया। तो रूसी अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा लूना 25 को लॉन्च किया गया। किसे लॉन्च किया गया? लूना 25 को। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो कि असफल रहा था। अगला प्रश्न है, हाल ही में गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया। तो गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार से एलन सेट्रा कोरप को सम्मानित किया गया था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एलन सेट्रा कोरप। अगला प्रश्न है, किस व्यक्ति ने प्रथम बार कार्यकारी प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभाला।
तो गुलजारी लाल नंदा ने प्रथम बार कार्यकारी प्रधानमंत्री के रूप में संभाला? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आपको बता दें दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद 27 मई 1964 ईस्वी को गुलजारी लाल नंदा ने कार्यकारी पीएम के रूप में कार्यभार संभाला था। अगला प्रश्न है, संविधान के अनुच्छेद 368 का संबंध है। तो संविधान के 368 अनुच्छेद में संविधान संशोधन की प्रक्रिया है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, संविधान संशोधन की प्रक्रिया। आपको बता दें, हमारे संविधान में संविधान संशोधन की 3 प्रकार की प्रक्रियाएं हैं। पहला है साधारण बहुमत से, दूसरा है 2/3 बहुमत से, और चौथा है 2/3 बहुमत के साथ तथा आधे राज्यों के विधानमंडल के साथ। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति दोनों पदों की रिक्तियां की स्थिति में कौन राष्ट्रपति का पद संभालता है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। अगर राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति दोनों नहीं है, किसी कारणवश नहीं है, तो राष्ट्रपति का पदभार सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश संभालते हैं। लेकिन अगर सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भी नहीं है, तो सर्वोच्च न्यायालय के अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश राष्ट्रपति का पद संभालते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज कब स्वीकार किया गया था? तो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज 22 जुलाई 1947 को स्वीकार किया गया था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सत्यमेव जयते किस रूप में प्रचलित है? तो इसमें से कोई भी ऑप्शन में नहीं है जो सत्यमेव जयते संबंधित है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आपको बता दें, सत्यमेव जयते हमारा राष्ट्रीय वाक्य है। अगला प्रश्न है, भारत में टेलीविज़न की शुरुआत कब हुई थी? तो भारत में टेलीविज़न की शुरुआत 1959 ईस्वी में हुई थी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सबसे पहले भारत में टेलीविज़न दिल्ली में चलाया गया था, और कब चलाया गया था? तो 15 सितंबर 1959 ईस्वी को चलाया गया था। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहे देश यूक्रेन की राजधानी का नाम है? तो हाल ही में चर्चा में रहे देश यूक्रेन की राजधानी का नाम कीव है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक हैं? तो इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक अबुल कलाम आज़ाद हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एशिया की सबसे लंबी नदी है? तो एशिया की सबसे लंबी यांगटीसी क्यांग नदी है, जो कि तिब्बत से निकलकर चीन सागर में गिरती है। तिब्बत के पठार से निकलती है और चीन सागर में जाकर गिर जाती है। इसकी कुल लंबाई 6300 किलोमीटर है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यांगटीसी क्यांग नदी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन ठंडी जलधारा है? तो दोस्तों, लेब्राडोर ठंडी जलधारा है, जो कि अटलांटिक महासागर की जलधारा है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लेब्राडोर। अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम महिला राजदूत कौन थी? दोस्तों, भारत की प्रथम महिला राजदूत श्रीमती विजया लक्ष्मी पंडित थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संघ के दक्षिणतम बिंदु तथा भारतीय मुख्य भूमि के दक्षिणतम छोर में कितने अक्षांश का अंतर है? तो सबसे पहले तो भारतीय संघ के दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है, और भारतीय मुख्य भूमि की दक्षिणतम छोर कन्याकुमारी है। इन दोनों के बीच के अक्षांश 2 डिग्री अक्षांश है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, द्वीप समूह में कौन सा द्वीप शामिल नहीं है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मरकत द्वीप। मरकत द्वीप जो है यह लक्षद्वीप समूह में शामिल नहीं है। आपको बता दें, कोको द्वीप को मरकत द्वीप कहते हैं, जो अंडमान निकोबार द्वीप से सटा हुआ है। अगला प्रश्न है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में हिंदी को सर्वप्रथम राष्ट्रभाषा के रूप में प्रस्तुत किया गया था? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बेलग्राम। 1924 ईस्वी के कांग्रेस अधिवेशन में हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा के रूप में प्रस्तुत किया गया था, जिसमें बेलग्राम अधिवेशन में की अध्यक्षता गांधी जी के द्वारा किया गया था। ये एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता
गांधी जी के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य व सेल्यूकस निकेटर के बीच युद्ध कब लड़ा गया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य व सेल्यूकस निकेटर के बीच युद्ध 305 ईसा पूर्व में लड़ा गया था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कपास की खेती से संबंधित कौन सा विकल्प सत्य नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तापमान 45 से 55 डिग्री आवश्यक है, ये गलत है। कपास की खेती के लिए तापमान 21 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस तक आवश्यक होता है। अगला प्रश्न है, किस राज्य में राज्य खेल पुरस्कार एवं सम्मान योजना प्रारंभ करने की घोषणा की गई है? तो राज्य खेल पुरस्कार एवं सम्मान योजना बिहार सरकार के द्वारा शुरू किया गया। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अमोधवर्ष प्रथम किस वंश का शासक था? तो अमोधवर्ष प्रथम राष्ट्रकूट वंश का शासक था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मोहम्मद गौरी ने किस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हराया था? तो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच 2 युद्ध हुआ था। तराइन का प्रथम युद्ध, जिसमें पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हराया था। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ था, जबकि दूसरी बार तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में हुआ था, जिसमें मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तराइन के दूसरे युद्ध में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया था। अगला प्रश्न है, अकबर ने 1569 ईस्वी में कालिंजर पर विजय प्राप्त की थी, उस समय वहाँ का शासक कौन था? तो अकबर के द्वारा जब कालिंजर पर विजय प्राप्त किया गया था, उस समय वहाँ का शासक रामचंद्र था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रामचंद्र। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के प्रशासनिक शक्तियों में शामिल नहीं है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लोकसभा का विघटन। लोकसभा का विघटन राष्ट्रपति के विधायी अधिकार के अंतर्गत आता है, जो आर्टिकल नंबर 85 में वर्णित किया गया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जबकि महान्यायवादी की नियुक्ति, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति, वित्त आयोग का गठन, ये सभी राष्ट्रपति के प्रशासनिक शक्तियों में शामिल है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन ऐसे उपराष्ट्रपति हैं जो निर्विरोध नहीं चुने गए हैं? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आर वेंकट रमन ऐसे राष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति हैं जो निर्विरोध नहीं चुने गए हैं। जबकि डॉक्टर राधाकृष्णन, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा और डॉक्टर हिमायतुल्लाह, ये तीनों निर्विरोध चुने गए हैं। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा तथा विधानसभा की सदस्य संख्या को 2026 ईस्वी तक अपरिवर्तित कर दिया गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 84वां संविधान संशोधन, जो कि 2001 ईस्वी में हुआ था। इसके तहत लोकसभा तथा विधानसभा की सदस्य को 2026 तक स्थिर कर दिया गया, स्थायी कर दिया गया है। अगला प्रश्न है, कांग्रेस धराशायी होने के लिए लड़खड़ा रही है। भारत में जब तक हूँ तब तक मेरी एक बड़ी महत्वाकांक्षा यह है कि मैं उसके शांतिपूर्ण निधन में सहायता दूं। यह कथन किसका है? तो यह कथन लॉर्ड कर्जन का है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जब कांग्रेस के गरम दल तथा नरम दल के बीच विवाद हुआ था, तब लॉर्ड कर्जन ने यह कथन कहा था कि कांग्रेस धराशायी होने के लिए लड़खड़ा रही है। भारत में मैं जब तक हूँ तब तक मेरी एक बड़ी महत्वाकांक्षा यह है कि मैं उसके शांतिपूर्ण निधन में सहायता दूं। अगला प्रश्न है, मीन कैम्फ का लेखक है। तो मीन कैम्फ का लेखक हिटलर है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हिटलर। अगला प्रश्न है, बांग्लादेश की सीमा को कौन सा भारतीय राज्य छूता नहीं है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नागालैंड बांग्लादेश से सीमा साझा नहीं करता, जबकि असम, त्रिपुरा और मेघालय, ये तीनों बांग्लादेश से सीमा साझा करता है। आपको बता दें, त्रिपुरा 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। अगला प्रश्न है, किस वास्तुकला का पालन शैली अयोध्या के राम मंदिर के लिए राम मंदिर के निर्माण में किया जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नागर शैली। नागर शैली का पालन राम मंदिर के निर्माण में किया गया। अगला प्रश्न है, राजतरंगिणी नामक ग्रंथ का फारसी में अनुवाद किसने किया? तो दोस्तों, राजतरंगिणी ग्रंथ का
ग्रंथ को लिखा है कल्हण के द्वारा, इसके लेखक कल्हण है, लेकिन फारसी में अनुवाद मौलाना सौरी ने किया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मौलाना सौरी। अगला प्रश्न है, ओलंपिक खेल में भारत का पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शूटिंग से संबंधित है। भारत का पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक ओलंपिक में लाने वाले अभिनव बिंद्रा थे, जो कि शूटिंग से संबंधित है। अगला प्रश्न है, क्रांतिकारी संगठन हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापक थे। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापक सचिंद्र नाथ सान्याल हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 2 जुलाई 2023 को कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा बैंकों से कृषि अवसंरचना कोष को बढ़ावा देने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भारत। अगला प्रश्न है, कालाहारी मरुस्थल क्षेत्र में पाई जाने वाली जनजाति है। तो कालाहारी मरुस्थल में पाई जाने वाली जनजाति बुशमैन जनजाति है, जो कि बोत्सवाना देश में स्थित है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बोत्सवाना में कालाहारी मरुस्थल क्षेत्र पाया जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सा पर्वतमाला व्यावहारिक रूप से उत्तर और दक्षिण भारत के बीच की सीमा का निर्माण करती है? तो विंध्यन पर्वतमाला व्यावहारिक रूप से उत्तर और दक्षिण भारत के बीच सीमा का निर्माण करती है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विंध्यन पर्वत। अगला प्रश्न है, बिहार के किस नेता ने महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया। इन्होंने चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी में की थी और यह गांधी जी की भारत में पहला आंदोलन था। अगला प्रश्न है, द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, हाउ इकोनॉमिक्स एवेंडर द पुअर पुस्तक के लेखक हैं। तो मेघनाथ देसाई इस पुस्तक के लेखक हैं, द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी का। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत कुल कितने रेलवे स्टेशन को उसके विकास के लिए चिन्हित किया गया है? तो टोटल 1309 रेलवे स्टेशन को उसके विकास के लिए चिन्हित किया गया अमृत भारत रेलवे स्टेशन योजना के तहत। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1309। अगला प्रश्न है, किसे वर्ष 2023-24 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ CII के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो आर दिनेश को नियुक्त किया गया है भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष के रूप में। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जब हम जल के नीचे सुराही भरने के लिए रखते हैं तो जैसे जैसे सुराही भरती है वैसे वैसे हमें विशेष प्रकार की ध्वनि सुनाई देती है। इसका कारण है, तो इसका कारण अनुनाद है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अनुनाद के कारण सुराही के भरते टाइम हमें एक विशेष प्रकार की ध्वनि सुनाई देती है। आपको बता दें, अनुनाद आवृत्ति पर निर्भर करती है। अगला प्रश्न है, मनुष्य को सबसे अधिक जरूरत होती है, मनुष्य को सबसे अधिक प्रोटीन की आवश्यकता होती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रोटीन में भी अमीनो अम्ल की सबसे ज़्यादा जरूरत होती है, अमीनो अम्ल सबसे महत्वपूर्ण होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व ठोस अवस्था वाले उपकरणों के लिए अर्धचालक में डोपिंग एजेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो आर्सेनिक का प्रयोग किया जाता है डोपिंग एजेंट के रूप में। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक्वारेजिया के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? चलिए देख लेते हैं। पहला है, एक्वारेजिया नाइट्रोहाइड्रोक्लोरिक अम्ल का एक विलयन होता है, जो कि सही है। दूसरा है, एक्वारेजिया को कार्बनिक यौगिक के साथ मिलाने पर विस्फोट हो जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। दूसरा है, एक्वारेजिया विलयन बहुत ऊर्जा युक्त एवं विस्फोटक संभाव्यता वाला होता है, ये भी सही है। तीसरा है, इसके पारंपरिक विलयन में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का क्रमशः 3:2 का मिश्रण है, ये गलत है। इसका मिश्रण 3:1 का होता है, ना कि 2 का।
तो कौन सा सही नहीं है ये पूछ रहा था, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें अनुपात गलत दिया हुआ है, 3:1 होता है। अगला प्रश्न है, कोई विशिष्ट जैव रासायनिक अभिक्रिया प्रेरित करने के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करने वाले किसी सजीव द्वारा उत्पादित पदार्थ को क्या कहते हैं? तो ऐसे उत्पादन को एंजाइम कहते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जैसे पीत, जो हमारे भोजन को पचाने में मदद करती है। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें विटामिन ए बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो विटामिन ए गाजर में पाया जाता है। गाजर में कैरोटीन पाया जाता है, जिस वजह से विटामिन ए काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रेडियो सक्रियता के वर्ग विस्थापन का नियम का प्रतिपादन किया। तो रेडियो सक्रियता के वर्ग विस्थापन का प्रतिपादन फजन एवं सोडी ने किया। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ऊर्जा का मात्रक क्या है? तो ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रक्त संचारण संबंधित खोज है। तो रक्त संचरण का खोज विलियम हॉर्वे के द्वारा किया गया था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जबकि रक्त समूह का खोज लैंड स्टेनर के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, स्टीम इंजन के आविष्कार थे। तो स्टीम इंजन के आविष्कारक जेम्स वाट थे, जिसने 1885 ईस्वी में स्टीम इंजन का आविष्कार किया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जेम्स वाट। अगला प्रश्न है, कार्बोहाइड्रेट का कौन सा प्रकार हमारे भोजन का मुख्य घटक है? तो कार्बोहाइड्रेट का स्टार्च जो है वो हमारे भोजन का मुख्य घटक है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, स्टार्च। अगला प्रश्न है, किस रक्त समूह के व्यक्तियों को सार्वभौमिक दाता कहा जाता है, यानी यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है? तो ग्रुप ओ को, ब्लड ग्रुप ओ को यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ब्लड ग्रुप ओ में भी ओ नेगेटिव को यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। अगला प्रश्न है, अवशोषित भोज्य पदार्थ को प्रोटोप्लाज्म में बदलने की प्रक्रिया कहलाती है। तो एसिमिलेशन कहलाती है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अल्टीमीटर से क्या नापते हैं? तो अल्टीमीटर से भूतल से ऊंचाई मापते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा आयन कार्बन परमाणु के सम इलेक्ट्रॉनिक है? तो N+ कार्बन परमाणु के सम इलेक्ट्रॉनिक है। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु की सभी स्थितियों के लिए कौन आभासी व सीधा प्रतिबिंब बनाता है? तो सभी स्थितियों के लिए आभासी व सीधा प्रतिबिंब अवतल लेंस और उत्तल दर्पण ये दोनों बनाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बी एवं सी दोनों सही है। अगला प्रश्न है, अमोनियम क्लोराइड तथा शुष्क बुझे हुए चूने के मिश्रण को गर्म करने पर प्राप्त होता है। तो अमोनियम क्लोराइड तथा शुष्क बुझे हुए चूने के मिश्रण को जब गर्म किया जाता है तो अमोनिया मिलता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अमोनिया। अगला प्रश्न है, चुंबकीय क्षेत्र की ओर किसी वस्तु को आकर्षित किए जाने के बजाय इसे प्रतिकर्षित किए जाने की परिघटना को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो इसे माइसनर प्रभाव कहा जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट तथा रोमन पैमाने पर ताप में निम्नलिखित संबंध है। तो इसका संबंध है Celsius/100 = F-32/180 बराबर R/80, यानी Celsius/100 फ़ारेनहाइट -32/180 बराबर रोमन/80। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस हार्मोन की रासायनिक प्रकृति स्टेरॉइड होती है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कॉर्टिसोल की रासायनिक प्रकृति स्टेरॉइड होती है। अगला प्रश्न है, दाब तथा आवेग की विमाएँ हैं। दाब और आवेग की विमाएँ दाब का विमा होता है M(L)⁻⁻1 T(-2) और आवेग का विमा होता है ML(T)⁻⁻1। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से कौन सिलेंट्रेटा समुदाय के अंतर्गत आता है? तो सिलेंट्रेटा समुदाय के अंतर्गत जेलीफिश आता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जेलीफिश। अगला प्रश्न है, सार्कोप्लाज्म क्या है? तो सार्कोप्लाज्म जो है वह रेखीय मांसपेशी की अर्धतरल इंटरफाइब्रियल पदार्थ है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रेखित मांसपेशी की अर्धतरल इंटरफाइब्रियल पदार्थ। अगला प्रश्न है, उपास्थि होती है तो कार्टिलेज क्या होता है? कार्टिलेज एक सरल तरल उत्तक होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रासायनिक तुल्यांक W तथा विद्युत रासायनिक तुल्यांक Z के पदों में फैराडे नियतांक F है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, F = W/Z। तो दोस्तों हमारा आज का सेशन यहीं तक था। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।